प्रभु जी दिख तो रहा है, ठीक है, आगे आप बढ़ सकते हैं। आचार्य जी का माइक कनेक्ट नहीं, नेट नहीं चलने से वो हो नहीं पा रहा है, तो मैं अपनी बात को रखता हूँ और इसी विषय को हम आगे बढ़ते हैं आज थोड़ा सा। जी, ये आपने जो बनाया है वो दिख रहा है, अब आप आगे आरंभ करें। जी, तो इस चित्र में मैंने क्या करा है कि जैसे एक सूर्य दिखाया है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। ये पृथ्वी का परिक्रमा पथ है जिस पथ पर पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है। मैंने आधा ही बनाया है, आधा उसमें है। और आप देखेंगे कि सूर्य जो पृथ्वी के चारों तरफ है, ये चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा का परिक्रमा पथ है और चंद्रमा चक्कर लगाता है। मैंने इस चित्र को द्विआयामी बनाया है, तो हम ये देखेंगे कि चंद्रमा परिक्रमा करते समय 3-4 तरह की स्थितियों का निर्माण करता है और हम उन स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। जब चंद्रमा यहाँ पर होता है, यानी कि सूर्य पृथ्वी के बीच में, तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से आच्छादित होने के कारण हमें नहीं दिखाई देता और इस घटना को बोलते हैं हम अमावस्या। अब चंद्रमा इस दिशा में गति कर रहा है तो कुछ समय बाद चंद्रमा यहाँ आ जाएगा। जब चंद्रमा इस स्थिति में होगा तो चंद्रमा का वैसे तो इतना पूरा हिस्सा प्रकाशित है, चंद्रमा हमेशा आधा प्रकाशित होता है, लेकिन इस पृथ्वी के गोले से आप देखेंगे तो आपको चंद्रमा का जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है उसमें से सिर्फ इतना हिस्सा प्रकाशित दिखाई देगा और बाकी हिस्सा जो है अंधकार में ही दिखाई देगा। यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है और इतने हिस्से में सूर्य की रोशनी पहुंच रही है, तो ये चंद्रमा का इतना हिस्सा प्रकाशित दिखाई देगा। तो हमें इस स्थिति में चंद्रमा का गोला अगर हम ऐसे देखें तो हमें ये हिस्सा प्रकाशित दिखाई देगा और ये हिस्सा हमें अंधकार में दिखाई देगा। तो चंद्रमा हमें इस आकार में दिखाई देता है। इसी तरह से अगर मैं चंद्रमा की स्थिति का निर्माण करूं मध्य में, कि जब चंद्रमा यहां पर है, तो अब आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा का ये वाला हिस्सा पूरा आधा हिस्सा प्रकाशित हो रहा है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर हमें दिखाई कौन सा देगा? पृथ्वी से देखने पर जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है वो तो सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसमें इतना हिस्सा तो प्रकाशित है और जो शेष इतना हिस्सा बच रहा है ये अंधकार में है। तो हमें जब यहाँ पर होगा तो चंद्रमा हमें कैसा दिखाई देगा? ऐसा, और सूर्य की तरफ वाला हिस्सा प्रकाशित और इधर की तरफ वाला हिस्सा अंधकार में। तीसरी स्थिति में हम इसको समझें जब पूर्णिमा की स्थिति पर होगा चंद्रमा। जब चंद्रमा पूर्णिमा की स्थिति में होगा तो चंद्रमा यहाँ पर होगा। जब चंद्रमा यहाँ पर होगा तो सूर्य से इसका पूरा इतना हिस्सा प्रकाशित होगा और ये हिस्सा इसका अंधकार में रहेगा और पृथ्वी से दिखने पर हमें चंद्रमा का गोले का ये पूरा हिस्सा प्रकाशित दिखाई देता है। इस स्थिति को हम बोलते हैं पूर्णिमा। और फिर दूसरी तरफ के हिस्से में भी जब चंद्रमा यहाँ पर होगा तो चंद्रमा का ये वाला हिस्सा पूरा प्रकाशित होगा, लेकिन पृथ्वी से सिर्फ हमें इतना दिखाई देगा और बाकी इतना हिस्सा जो है हमें ये हिस्सा हमें अंधकार में दिखाई देगा और सिर्फ इतना ही हिस्सा हमें प्रकाश में दिखाई देगा। तो चंद्रमा का गोला हमें यहाँ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये प्रकाशित और ये अंधकार में। तो परिक्रमा करते करते इस तरह की स्थितियां चंद्रमा की इस परिक्रमा पथ में बनती है। दो स्थितियां और बनती हैं जिनको हमें समझना है। मैं एक बार चित्र दोबारा बना देता हूं। सूर्य और ये पृथ्वी का परिक्रमा पथ है, ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा परिक्रमा पथ में गति करते हुए 2 बार पृथ्वी के परिक्रमा पथ को काटता है। एक बार पृथ्वी के परिक्रमा पथ को काटता है जब चंद्रमा इधर जा रहा है, तो देखिए ये पृथ्वी के परिक्रमा पथ को काटा, और एक जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ को जब चंद्रमा इधर जा रहा होता है तो एक बार परिक्रमा पथ को इधर काटता है।
तो चंद्रमा परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के परिक्रमा पथ को दो जगह पर, दो बिंदुओं पर काटता है। इसी में से इस एक बिंदु का नाम है राहु और इस एक बिंदु का नाम है केतु। तो राहु और केतु जो है कोई दो आकाशीय पिंड ना होकर के दो ज्यामितीय बिंदु हैं, जो दो वृत्तों के कटान बिंदु हैं। जैसे जैसे हमने देखा था कि पृथ्वी के सापेक्ष में भूमध्य रेखा और विषुवत वृत्त रेखा, इन दोनों के कटान बिंदु से दो पाद बिंदु बनते हैं, जिनके नाम है वसंत संपात और शरद संपात। ऐसे ही पृथ्वी और सूर्य और ऐसे ही पृथ्वी के परिक्रमा पथ को जब चंद्रमा दो बार काटता है तो दो पाद बिंदु बनते हैं, जिनमें से एक का नाम है राहु और एक बिंदु का नाम है केतु। जब चंद्रमा सूर्य की तरफ जा रहा है तो राहु कह लीजिए, और जिस समय चंद्रमा सूर्य से दूर जा रहा है तो उस समय केतु कहते हैं। तो अब हमें यह समझना है कि ग्रहण होता क्यों है। तो इस चीज को दोबारा से एक चित्र से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि ये एक तल है, एक प्लेन है। इस प्लेन पर यहां पर सूर्य है, ये सूर्य है, और यहां मैं पृथ्वी बना देता हूं। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ जो है चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा का जो तल है, यानी जिस प्लेन पर चंद्रमा घूम चक्कर काटता है, वो तल एक्चुअली इस प्लेन पर थोड़ा सा तिरछा है। चंद्रमा ऐसे चक्कर काटता है, मतलब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही प्लेन में नहीं है। चंद्रमा थोड़ा सा तिरछा होकर के ऐसे चक्कर काट रहा है। तो जब चक्कर काटता है तो यहां पर ये राहु बना, ये केतु वाला बिंदु बना। तो होता क्या है कि कई बार पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में ऐसी स्थिति में होती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब अमावस्या के दिन जब चंद्रमा यहां पर होता है, और अगर वो राहु के बिंदु या नोड या इस केतु बिंदु, पाद बिंदु पर भी हो, तो ऐसी स्थिति में ग्रहण पड़ता है। या दूसरी स्थिति में कब, कि जब चंद्रमा पूर्णिमा की स्थिति में हो, लेकिन वो इन पाद बिंदुओं के निकट हो। अगर वो पाद बिंदुओं के निकट है, निकट नहीं है, तो ये ग्रहण की स्थिति नहीं बनेगी। ग्रहण की स्थिति कैसे नहीं बनेगी कि ये सूर्य तो है, यहाँ पर पृथ्वी भी है, और चंद्रमा अपना चक्कर भी लगा रहा है, लेकिन चक्कर लगाते समय जब वो पूर्णिमा की स्थिति बन रही है तो चंद्रमा जो है इस तल से ऊपर है, इस प्लेन से ऊपर ही रह गया है, और पूर्णिमा की स्थिति बन रही है, या इस तल से नीचे रह गया है। तो क्या है कि हमें चंद्रमा दिखाई तो नहीं दे रहा सूर्य के प्रकाश के आलोक में, लेकिन चंद्रमा जो है वो सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है, ढक नहीं रहा है। या दूसरी स्थिति में जब यहाँ पर सूर्य है और पृथ्वी की छाया बनती है पृथ्वी के पीछे, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो इससे पृथ्वी की परछाई बनती है। तो चंद्रमा जब जब अपनी परिक्रमा पथ में होते हुए इस छाया क्षेत्र से गुजरता है, ये चंद्रमा का परिक्रमा पथ है। चंद्रमा यहाँ से गए, ये यहाँ पृथ्वी के छाया क्षेत्र में प्रवेश कर गया, और यहाँ पृथ्वी के छाया क्षेत्र से बाहर निकल गया। तो ये इस दौरान जितने समय में ये छाया क्षेत्र में रहता है, इसी अवधि को हम बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ रही है। इसमें थोड़े से दो तीन तकनीकी शब्द और हैं। एक उपछाया ग्रहण होता है और एक छाया ग्रहण होता है। तो आप कभी भी कमरे में भी, किसी भी कमरे में अगर आप देखें, आपके कमरे में ट्यूबलाइट लगी है, आप दीवार पर अपनी परछाई बनाए, अपने हाथ की परछाई, तो दो परछाइयां बनती हैं। एक बाहरी परछाई जो हल्की होती है और एक अंदरूनी परछाई जो ज्यादा गहरी होती है। तो जो बाहरी परछाई बनती है उसे बोलते हैं उपछाया, और जो अंदरूनी गहरी परछाई बनती है वो है छाया। तो ऐसे पृथ्वी के भी दो छाया क्षेत्र बनते हैं। एक उपछाया क्षेत्र, जिसमें हमारा जो चंद्र ग्रहण जब लगता है
तो चंद्रमा जब उप छाया क्षेत्र में प्रवेश होता है तो बहुत हल्के उसके प्रकाश में कमी आती है, और जब मूल छाया क्षेत्र में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसके प्रकाश में बहुत कमी हो जाती है, बहुत धूमिल या बहुत मतलब धुएं ऐसा दिखाई देता है जैसे धुएं से ढक गया हो, हल्के से लाल से रंग में हो जाएगा, एकदम धूमिल हो जाएगा, उसका प्रकाश बहुत कम हो जाएगा, इस तरह का वो दिखाई देने लगता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो एक तो है चंद्र ग्रहण की स्थिति। चंद्र ग्रहण का मतलब हुआ जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ रही हो, और ये हर पूर्णिमा के दिन क्यों नहीं होता? क्योंकि चंद्रमा का तल अलग है। अगर ये पृथ्वी है और इसकी छाया यहाँ पड़ रही है तो चंद्रमा कई बार यह पृथ्वी का छाया क्षेत्र है, तो चंद्रमा परिक्रमा करते समय कभी इसके ऊपर से ही निकल जाता है, कभी इसके नीचे से ही निकल जाता है। मतलब अमावस्या के दिन कभी चंद्रमा यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ। जब वो बिल्कुल छाया क्षेत्र के बीच में होगा तो हमारा उस दिन ग्रहण अवश्य पड़ेगा, वो पड़ेगा चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? कि सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, चंद्रमा आ गया ठीक बीच में। तो अब चंद्रमा क्या है कि वो सूर्य के प्रकाश को पूरा ढक दे रहा है, सूर्य को ढक दे रहा है वो। तो ये सूर्य इतने क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये चंद्रमा आ गया हमारा। अब चंद्रमा ने क्या करा कि पृथ्वी के इस क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं, ये यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनको चंद्रमा के होने की वजह से सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण की। तो जब चंद्रमा हमारा ऐसा होता इसलिए है कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है और इनके आकारों में जो अंतर है, ये ऐसा अंतर है कि आसमान में जो हमें बिंब दिखाई दे रहे हैं सूर्य और चंद्रमा के, जो डिस्क दिखाई दे रही है उनका व्यास लगभग बराबर है, वो तकरीबन आधे डिग्री के हैं। सूर्य भले ही बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी है, तो बहुत छोटा दिखाई देता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप आंखें खोल करके सामने दीवार देखें तो आपको बहुत बड़ी दीवार दिखाई देगी, लेकिन अगर अपनी आंख के पास सिर्फ अपने अंगूठे के नाखून को भी रख देंगे तो वो पूरी दीवार दिखनी बंद हो जाएगी। तो जो चीज हमारे पास होती है वो हमारे व्यू फील्ड को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो ऐसे ही चंद्रमा हमारे पास होता है, भले ही बहुत छोटा है लेकिन वो हमारे इतने नजदीक है कि वो हम सूर्य को ढक देता है पूरा। लेकिन एक अंतर जरूर है कि चंद्रमा जब तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने ये व्यू फील्ड समझा, दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा की परछाई पड़ रही है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर जहां जहां पड़ रही है उस अंधकार क्षेत्र में हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा की परछाई है वो सिर्फ यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ के लोगों को तो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन जो अन्य स्थानों पर लोग हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पर खड़ा है आदमी, तो उस यहाँ पर कोई आदमी है तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, या यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर कोई आदमी, तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में एक अंतर यह भी होता है कि चंद्र ग्रहण जब लगता है, चंद्र ग्रहण क्योंकि रात में लगता है, तो पृथ्वी के जिस हिस्से में रात है उस पूरे हिस्से में चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। लेकिन सूर्य ग्रहण एक तो दिन में लगता है, मतलब लगता तो किसी भी समय, लेकिन उसी स्थान पर दिखाई देगा जहां दिन होगा उस समय, क्योंकि जहां रात होगी वहां तो सूर्य ही नहीं होगा, तो सूर्य ग्रहण भी नहीं दिखाई देगा। तो एक तो सूर्य ग्रहण दिखाई वहां देता है जहां दिन के समय हो, और दूसरी चीज सूर्य ग्रहण जिस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, ये जो पट्टी है, जो चंद्रमा की जो परछाई पड़ रही होती है, ये औसतन 80 किलोमीटर के लगभग की होती है। मतलब जो चंद्रमा की परछाई पड़ रही है पृथ्वी पर, इसका व्यास तकरीबन 80 किलोमीटर के लगभग होता है। तो इस 80 किलोमीटर के दायरे में ही पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, और इससे दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे जो है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण ना दिखाई दे करके आंशिक सूर्य ग्रहण जैसा दिखाई देता है। तो ये तो है ग्रहणों की स्थिति, और ये है हमारे राहु और केतु की स्थिति। राहु और केतु कोई भौतिक पिंड ना होकर के सिर्फ दो
चंद्रमा के परिक्रमा पथ पृथ्वी के परिक्रमा पथ को उसके तल पर जहां जहां काटता है, एक बार सूर्य की तरफ जाते समय और एक बार सूर्य से दूर जाते समय, ये दो बिंदु हमारे राहु और केतु कहलाते हैं। और ग्रहणों की जो स्थिति बनती है वो तब बनती है जब चंद्रमा, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए और वो एक ही तल में भी हो, एक ही प्लेन में हो, कहीं ऊपर और नीचे ना हो। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण जब हमें पड़ता है तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के समय में होता है, रात में होता है। चंद्र ग्रहण जिस जगह पर होता है, मतलब जब लगता है रात में, तो उस पूरी पृथ्वी पर दिखाई देता है। और चंद्र ग्रहण का मतलब है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ रही है, और सूर्य ग्रहण का मतलब है कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ रही है, परछाई। तो बेसिकली जो ग्रहणों का खेल है ये सिर्फ परछाइयों का खेल है। राहु और केतु की जो इसमें उपयोगिता है वह गणितीय है, क्योंकि जब हम ग्रहणों की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें राहु और केतु की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक डॉक्यूमेंट बनाया था। ये देखिए, ये मैंने इसमें चित्र में सूर्य ग्रहण को दिखाने का प्रयास करा है। तो आप देखेंगे कि सूर्य की जो परछाई, ये है हमारा वो क्षेत्र। दो तरह की परछाई मैंने आपको बताई थी, एक छाया क्षेत्र और एक उप छाया क्षेत्र। तो जब चंद्रमा की भी परछाई पड़ती है तो उसमें भी दो ही छाया पड़ती हैं। तो जो दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये है छाया क्षेत्र, और यहां से लेकर यहां तक जो है ये पूरा उप छाया क्षेत्र है। मतलब ये भी यहां से यहां तक ये उप छाया है, यहां से लेकर ये भी उप छाया है। छाया क्षेत्र में हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है और उप छाया क्षेत्र में हमें आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि अगर ये अगर सूर्य का डिस्क है, तो जब चंद्रमा का डिस्क है वो इसके सामने से हमें जाता हुआ ऐसे दिखाई देगा कि कुछ समय बाद चंद्रमा ऐसा होगा, फिर चंद्रमा पूरे सूर्य को ढक लेगा, फिर चंद्रमा ऐसे निकलेगा और ये ऐसे आगे निकल जाएगा। जबकि आंशिक ग्रहण में क्या होता है कि ये सूर्य का डिस्क है, चंद्रमा ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा और पूरे सूर्य को न ढकते हुए ऐसे ऐसे निकल जाएगा, यहां से ऐसे नीचे से निकल जाएंगे। तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। तो इस तरह से हमारा सूर्य ग्रहण बनता है। और अगर हम चंद्र ग्रहण को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ये पृथ्वी की छाया, ये तो है छाया क्षेत्र और ये है इसकी उप छाया। तो चंद्रमा जब उप छाया क्षेत्र में होता है तब हम इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, और चंद्रमा अपने परिक्रमा पथ में होते हुए ऐसे आता है, पहले उप छाया क्षेत्र में प्रविष्ट होता है, फिर छाया क्षेत्र में जाता है, फिर छाया क्षेत्र से निकल के फिर उप छाया क्षेत्र में जाता है और फिर ग्रहण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। तो चूंकि ये पूरी छाया क्षेत्र चूंकि रात में है और पूरी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ रही होती है, तो इसलिए वो सारी रात जितने क्षेत्र में रात है उस पूरे समय में हमें चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। कुछ तथ्यों को मैंने इसमें पॉइंट आउट करने का प्रयास किया था, ये आपको मैं बताता हूँ, अगर स्क्रीन में शायद इतना स्पष्ट नहीं आएगा। तो ग्रहणों का मूल कारण चंद्रमा है। अगर ग्रहण हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को ही होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको। कोई भौतिक पिंड प्रतिवर्ष न्यूनतम 2 सूर्य ग्रहण होते ही होते हैं, किंतु किसी भी वर्ष में 5 से अधिक सूर्य ग्रहण नहीं हो सकते। इसी प्रकार एक वर्ष में 3 चंद्र ग्रहण होते ही हैं, नॉर्मली होते हैं। और कुल मिलाकर के किसी भी वर्ष में चंद्र और सूर्य के कुल ग्रहण मिलकर के 7 से अधिक ग्रहण नहीं हो पाते। सूर्य ग्रहण के बाद होने वाली पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण होता नॉर्मली हो ही जाता है। मतलब जिस अमावस्या को हमें सूर्य ग्रहण मिला है उसकी अगली अमावस्या को या उससे पहली अमावस्या को चंद्र ग्रहण हो जाता है। ग्रहणों का जो यह क्रम है ये तकरीबन 18 वर्ष 11 दिन और 8 घंटे के अंतर पर पुनरुक्त होता है। यानी कि ये 18 वर्ष 11 दिन बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है।
मैंने शायद एक बार कभी बात करी थी, ऋग्वेद के किसी एक मंत्र में 3339 इस संख्या का जिक्र है। ये जो है ये 18 वर्ष और 11 दिन के बराबर की ही संख्या है दिनों में। इतने दिनों बाद चंद्र ग्रहण रिपीट होता है, यह ग्रहण जो है वो रिपीट होते हैं। इसको जो है ग्रीक उनके नाम पे सौरोस साइकिल कहते हैं। मतलब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें ग्रीक से पता है कि हमें उनसे मिला है, पर हाँ ऋग्वेद में भी ये एक मंत्र में ये नंबर है और यह नंबर जो है इसी सौरोस साइकिल से ही रिलेटेड है। तो चंद्र ग्रहण अधिकतम 1.5 घंटे का हो सकता है, लेकिन सूर्य ग्रहण बहुत छोटा होता है। जो राहु और केतु वाली बात है वो सिर्फ यही है कि अमावस्या के दिन यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो अंतर है, उनके भोगांशों का जो अंतर है राहु या केतु से, वो अगर 18.5 डिग्री से कम है तभी इसमें ग्रहण हो सकता है। तो राहु और केतु की ग्रहणों की कैलकुलेशन में, उसकी गणना करने में उपयोगिता है, क्योंकि हमें राहु केतु का भोगांश पता करना होता है। फिर हम अमावस्या के समय ये देखते हैं कि अमावस्या के समय राहु या केतु के भोगांश और सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों में कितना अंतर है। अगर अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का भोगांश जब बराबर हो रहा है, उस समय राहु भी उनके नजदीक है, यानी उनका भोगांश 18 अंश 31 कला के अंदर अंदर है, तो ग्रहण होगा। और अगर राहु इससे ज्यादा दूर है तो ग्रहण नहीं बनेगा, क्योंकि राहु के दूर होने का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा जो है वो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी अपनी परिक्रमा में एक ही तल पर नहीं है। तो इसमें अंतिम लाइन के रूप में यही लिखा था कि ग्रहण मात्र सूर्य के प्रकाश से निर्मित चंद्रमा एवं पृथ्वी के परछाई के खेल मात्र है। चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़े तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े तो चंद्र ग्रहण। यह स्वयं में एक विशुद्ध प्राकृतिक खेल है। इसका उन आडंबरों से और उन सब चीजों से कोई ऐसा तात्पर्य नहीं है। तो ग्रहणों के संबंध में मेरी यही बात थी। अगर कुछ और बात हो तो मुझे बताएं, फिर मैं उनको और स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक बात है। मुख्य बात यही थी, जो ग्रहण की छाया वाली बात तो लोग जानते ही थे। मुख्य बात यही थी कि राहु केतु से उनका संबंध क्या है। तो ये आपने बताया कि वो गणती उपयोगिता है उसकी, उसके अंश देख करके हम निर्धारित कर सकते हैं कि इतने अंश पर जब वो आ जाएगा 18.5 के भीतर तो ग्रहण पड़ेगा। तो वो गणना की दृष्टि से उपयोगी है, ये बात स्पष्ट हो गई। तो जो आपने उस मंत्र का भी उल्लेख किया, ये 3339 समथिंग जो संख्या आई है, ये आई तो है, ये तो देखा है, ध्यान में है, हमारे भी कहीं आ रहा है। वो कौन सा मंत्र है वो तो मैं एकदम से नहीं बता सकता, आपके पास है तो बता सकते हैं। तो जिससे भी आपका पंचांग जब हमको मिला तो उसी समय देख रहे थे, तो हमने देखा कि उसमें अनेक मंत्रों की संख्याएं दी गई हैं जिसमें संभवतः ज्योतिषी संदर्भ हैं। हमने तत्काल गौरव जी को दिया कि हमने कहा ये सारे मंत्र लेकर के हम लोग वेद में ज्योतिष या जो भी करके इसको हम लोग संकलित कर दें तो लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो ये जो अभी आप बता रहे हैं 3339 या जो भी संख्या आ रही है, ज्योतिष के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। और यदि ये जानकारी न हो, देखिए मैं सभी मित्रों को स्पष्ट कर दूं, कब ये संख्या आ रही है, जो वेदभास हम कर रहे हैं, हमारा कार्य बहुत ही कह सकते हैं निष्पक्ष, सटीक, कितना भी उत्तम हो, लेकिन ये सत्य हमें स्वीकार करना चाहिए। अब इस संख्या की व्याख्या बिना ज्योतिष के मैं तो नहीं कर सकता। हम तो केवल शब्दों का व्याकरण के अनुसार सही अर्थ आपको बता रहे हैं। हम ये बता सकते हैं इस शब्द का ये अर्थ हुआ, लेकिन अब वो संख्या जो आ गई है, वो संख्या यहाँ क्यों आई है, ये यदि वो ज्योतिष से संबंधित है तो ज्योतिष जानने वाला ही बता सकता है, उसको मेरे जैसा व्यक्ति नहीं बता सकता। तो ये जो आपने दिखाया बहुत अच्छा किया। तो ये सारे हम लोगों ने ले लिए हैं और उन सारे मंत्रों का संकलन करके हम पुस्तक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो 3339 जैसी जो भी है, इन्हीं में से कोई होगा तो ठीक है, आ ही जाएगा, और यदि इनमें न हो तो उसको अलग से दे दीजिएगा, यही कह सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये कार्य भी हो जाए। तो ये सभी मित्रों के लिए स्पष्ट हो गया
कि ऐसे कुछ प्रकरण ये पुस्तक बनाना इसलिए भी आवश्यक है कि उन मंत्रों का अर्थ ज्योतिषी संदर्भ से आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो कहीं जैसे कहीं ऐसा ही उपयोगिता तो होगी ही, तो उसको देख लिया जाएगा। जैसे ऐसा ही एक मंत्र जो है वो बहुधा प्रचलन में रहता है। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती करके एक ऋग्वेद में मंत्र है, जो मतलब ये मंत्र का अर्थ है, आधा अंश ही है। वैसे उसमें पूरा मंत्र जो है उसमें सूर्य के कई नाम दिए हुए हैं, यम अग्नि मातृम अश्विनम आहु, ऐसे करके कुछ वो मंत्र है, मुझे भी एग्जैक्टली जी अग्निम यमम मात्र स्वानम आहु वो है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंत अग्निम यमम मात्र स्वानम आहु जी। और तो उसके पहले भी पंक्ति में बहुत से नाम लिए हैं। इसमें जो यम अग्नि ये जो है ना, ये अयन और विषुव बिंदुओं पर जो सूर्य है उनके नाम है। ये मतलब अलग अलग ऋतुओं में या अलग अलग जगहों पर जो सूर्य है, अलग अलग महीनों के सूर्यों के नाम समझ लीजिए। तो अलग अलग महीनों के सूर्यों के नाम है और इस मंत्र में ये बताने का प्रयास किया गया कि सूर्यों के नाम अलग अलग हैं। कि मतलब एक ही सूर्य को लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन जो जानता है वो जानता है कि सब एक ही सूर्य के नाम, 12 आदित्यों के नाम है। तो वो जो मंत्र है वो इस अर्थ में है इसका, एकम सद विप्र बहुधा वदंती। लेकिन वो एक मंत्र के अंश का उपयोग वो पता नहीं कितनी कितनी बातों को और किस किस संदर्भ में उसको उपयोग किया जाता है। सामान्यतः तो उसको हम लोग यही कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसको अनेक नामों से जाना जाता है। तो उसको हम यूं कहते हैं, वेद मंत्रों का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो मुख्यतः ईश्वर परक है, परंतु उसके आधे दैविक आधे भौतिक अर्थ हैं जो अन्य बातों को स्पष्ट करते हैं। तो वो ईश्वर परक होते हुए भी जो आप बता रहे हैं वह भी उपयुक्त है। तो आध्यात्मिक अर्थ में ईश्वर परक ले लें और आधे भौतिक अर्थ में ये सूर्य परक ले लें, तो ये दोनों ही अर्थ उपयुक्त होंगे, दोनों ही लिए जाने चाहिए। तो ये देखिए जो मंत्रों की सूची दी है उसमें ये वाला भी है कि नहीं है, तो ये देख लीजिएगा। ये सारे मंत्र यदि सूची में हैं तो ठीक है, यदि सूची में आने से रह गए हों तो उनको अलग से बता दीजिएगा कि ये मंत्र और रह गए हैं इसमें से, तो वो सब हम संकलित कर लेंगे। जी ठीक है, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा।